हेलो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है स्टॉक मार्केट में, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, जिससे आपको हेल्प होगी एक वेल डाइवर्सिफाइड और सक्सेसफुल पोर्टफोलियो बनाने में, जो कि आपको रेगुलर इनकम तो देगा ही, साथ ही लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी देगा। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मैं हूं राज इन्वेस्टर और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग विद राज में, जहां पर मैं करता हूं स्टॉक एनालिसिस और आपको बताता हूं कुछ ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली अंडर वैल्यूड स्टॉक रिकमेंडेशंस की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इन्वेस्टिंग करते रहें और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स उसमें से आप पा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि किसी भी पोर्टफोलियो को बनाने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कितने प्रकार के स्टॉक्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे आप वहाँ से अच्छी रिटर्न्स पा सकते हैं। तो दोस्तों 6 टाइप्स के स्टॉक्स होते हैं मेजरली, वैसे तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो मेजर स्टॉक्स होते हैं, जो मेजर टाइप्स हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ। वो 6 होते हैं। पहला है ब्लू चिप, सेकेंड है डिविडेंड, थर्ड है साइक्लिकल, फोर्थ है ग्रोथ, फिफ्थ है डिफेंसिव एंड सिक्स्थ है पेनी स्टॉक्स। तो दोस्तों ये वो 6 स्टॉक्स हैं जिसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद आप ज़रूर चेकआउट करिएगा मेरी अंडर वैल्यूड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक रिकमेंडेशंस की वीडियोस को, जिसकी लिंक मैंने आई बटन में दे दी है, जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ऐसे 4 से 5 स्टॉक्स जिसमें आप करंट मार्केट प्राइस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर उनकी फंडामेंटल एनालिसिस, इंट्रिंसिक वैल्यू और उनकी ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ताकि आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें और आप भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। तो दोस्तों पहला टाइप ऑफ स्टॉक होता है ब्लू चिप स्टॉक्स। और ये जो कंपनीज़ होती हैं ये बहुत बड़ी कंपनीज़ होती हैं, एक्सीलेंट रेपुटेशन होता है इनका। ये टिपिकली लार्ज और वेल इस्टेब्लिश फाइनेंशियली साउंड कंपनीज़ होती हैं जो कि काफ़ी सालों से मार्केट में ऑपरेट कर रही होती हैं, जिनकी स्टेबल अर्निंग्स होती हैं और काफ़ी हद तक ये डिविडेंड भी पे करती है स्मॉल अमाउंट में ही सही इन्वेस्टर्स को। ये जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो लाखों करोड़ में होता है, और ये जो होती हैं ये मार्केट लीडर होती हैं अपनी इंडस्ट्री में, अपने सेक्टर में, या फिर एटलीस्ट टॉप 3 कंपनीज़ में आती हैं दोस्तों। हालाँकि सब लोग इन्हें जानते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो कंपनीज़ होती हैं दोस्तों ये बहुत ही पॉपुलर होती हैं अमॉन्ग इन्वेस्टर्स, और सम ऑफ द एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ITC लिमिटेड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की ब्लू चिप कंपनीज़ की दोस्तों। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लू चिप अगर आप कंपनी हो और तो आपको डिविडेंड पे करना ही होगा, लेकिन काफ़ी सारे ऐसी ब्लू चिप्स कंपनीज़ हैं जिनकी लॉन्ग हिस्ट्री रही है, जो कई सालों से डिविडेंड पे करते आ रही हैं और काफ़ी स्टेबल डिविडेंड और राइजिंग डिविडेंड्स रही है उनकी। ऐसा कुछ ज़रूरी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि ये कंपनी को ब्लू चिप बनने के लिए ये क्राइटेरियाज़ को सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन जो जनरली एक्सेप्टेड बेंचमार्क है कि किसी भी ब्लू चिप कंपनी का मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ का होना चाहिए, या फिर वो अपने मार्केट में या अपने सेक्टर में जो है मार्केट लीडर होना चाहिए। कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिनका परसेप्शन है, कॉमन परसेप्शन है कि ब्लू चिप्स कंपनीज जो होती हैं वो किसी भी मार्केट चैलेंजेस को सर्वाइव कर सकती हैं। हालांकि कहीं हद तक ये सही भी है, लेकिन गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे 2008 में ग्लोबल रिसेशन आया था, तो जो US की कंपनीज हैं लाइक जनरल मोटर्स, लेमन ब्रदर्स, उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित किया था। सिमिलरली हमारे इंडिया में भी अगर आप देखें तो काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे कि रिलायंस, अनिल अंबानी ग्रुप की जो कंपनीज़ हैं वो भी कुछ ज़माने में ब्लू चिप स्टॉक्स हुआ करते थे। येस बैंक रिसेंट एग्जांपल, वोडाफोन आइडिया रिसेंट एग्जांपल है, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी हद तक गिर चुका है एज़ कम्पेयर टू उनके कॉम्पिटिटर। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टॉक है डिविडेंड स्टॉक। डिविडेंड स्टॉक जनरली आपको एक उनका ट्रैक रिकॉर्ड होता है दोस्तों रेगुलर डिविडेंड पे करने का। डिविडेंड जो होता है वो पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट होता है जो कि शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज ए रिवॉर्ड, क्योंकि उन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट है वो बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कंपनी की, और अप्रूव किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा। जो डिविडेंड आपको पे करते हैं कंपनी वो जनरली कैश इक्विवेलेंट शेयर्स इसके फॉर्म में होता है। नॉर्मली इंडिया में कैश के थ्रू ही डिविडेंड आपको पे किया जाता है। जो डिविडेंड आपको चेक करना है कि ये कंपनी कैसी है डिविडेंड यील्ड के मामले में, तो डिविडेंड यील्ड एक पैरामीटर होता है दोस्तों, जहाँ पर कि जो अमाउंट आपको मिला कंपनी से एज अ डिविडेंड फॉर ओनिंग अ शेयर और उसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो, ये दोनों को डिवाइड करिए, जो भी आपका परसेंटेज निकलेगा दैट विल बी योर डिविडेंड यील्ड। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ कंपनीज जो कि हायर डिविडेंड यील्ड्स हैं जिनकी वो एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगा। कई बार ऐसा भी होता है कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा डिविडेंड पे करती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है ताकि वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें और वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसा सकें। इसीलिए आप जब भी डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो 2 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला तो उनके पास्ट 10 ईयर्स का
जो डिविडेंड रिकॉर्ड रहा है क्या वो स्टेबल रहा है और राइजिंग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कभी डिविडेंड बहुत ज़्यादा पे कर दिया, कभी कम पे कर दिया, ऐसा तो नहीं है। तो ये एक वार्निंग साइन है। सेकेंडली, क्या जो उनकी डिविडेंड है वो वेल कवर्ड है अर्निंग्स के थ्रू, जो जितना वो अर्न कर रहे हैं, जितनी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो उनका प्रॉफिट्स बन रहा है, क्या वो कवर कर रही है उनके डिविडेंड्स को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोन का पैसा लेकर के डिविडेंड आपको पे किया जा रहा है ताकि आपको अट्रैक्ट कर सके। तो ये दो चीज़ों को आपको फॉलोअप करना है। सेकेंडली, अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो आपने सपोज लेट्स से कि 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और आपको 5000 का डिविडेंड आ रहा है, दैट इज़ अराउंड 5%। ओके, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट पे आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है आप वो भी देखिए। कई बार ऐसा होता है कि डिविडेंड यील्ड को लोग बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। तो आप ये चीज़ को देखिए कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कितना % आपको डिविडेंड के तौर पर मिल रहा है। अगर वो FD के रिटर्न से अच्छा है तो फिर वो डिविडेंड स्टॉक काफ़ी अच्छा है। अगर वो FD के रिटर्न से कम है तो वो काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है दोस्तों। डिविडेंड स्टॉक्स में नॉर्मली ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती नहीं है, ज़्यादा प्राइस अप्रिशिएशन देखने को मिलता नहीं है। तो इसीलिए आप जो है डिविडेंड स्टॉक लेने समय बहुत ज़्यादा सावधान। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टॉक है दोस्तों साइक्लिकल स्टॉक्स। ये वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि आपके माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री में काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं। इसका ये मतलब होता है कि जब आपकी इकोनॉमी बूमिंग है तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये स्टॉक्स देंगे, वहीं अगर आपकी इकोनॉमी बैड शेप में है तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस देखने को भी मिलेगा दोस्तों। ये जो स्टॉक्स होते हैं जनरली दोस्तों उन सेक्टर्स में से आते हैं जैसे कि ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हो गए, एयरलाइंस हो गई, होटल्स हो गए, कैसीनोज हो गई एंड रेस्टोरेंट्स हो गए। इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ होती है ये जनरली साइक्लिकल कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में आते हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब आपकी इकोनॉमी बूमिंग है, अगर तब आपने इसमें एंट्री की है, फ्रेश पोजीशंस लिए हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न काफ़ी कम समय में मिल जाएगा। तो यहाँ पर टाइमिंग जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वहीं जब कोई बैड शेप में होती है, जैसे कि पैंडेमिक आया कोरोना का, तो उसमें क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी गिर गए थे, तो उसका फ़ायदा इसको बहुत मिलता है दोस्तों। ये स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसमें देखने को मिलता है। वहीं पर ये काफ़ी ज़्यादा हाईली वोलेटाइल भी होता है, इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। जो बेंचमार्क होते हैं, जो बेंचमार्क एनालिसिस होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वोलेटाइल होता है ये। अगर चढ़ेगा तो उनसे ज़्यादा ही चढ़ेगा, उससे ज़्यादा ओवर परफॉर्म करेगा, अगर गिरेगा तो उनसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म करेगा। ये एक चीज़ होती है। ये स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा केयरफुल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को देखना होता है, लाइक वैल्यूएशन से लेकर के फ्यूचर, पास्ट, एवरीथिंग, हेल्थ ऑफ द कंपनी। जो आपका बिज़नेस है, ओवरऑल बिज़नेस जो सेंटिमेंट है हमारे कंट्री का, अगर आप उसको देख करके इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। मतलब ये आपको जो है ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बताता है कि कैसी हमारी ओवरऑल इकोनॉमी चल रही है। तो या तो वाइस वर्सा आप इसको स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी कैसी है, या फिर हमारी ओवरऑल इकोनॉमी अगर आपको लग रही है कि बढ़ रही है तो आप इन स्टॉक्स में पैसा लगे, डेफिनेटली काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे दोस्तों। और ये जो लॉन्ग टर्म और पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों के लिए ये बिल्कुल स्टॉक सही नहीं होता है। मतलब जो स्टॉक में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें मेरे ख्याल से ब्लू चिप, डिविडेंड स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक्स, इस तरह के स्टॉक्स में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि साइक्लिकल स्टॉक्स में, क्योंकि ये अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सही नहीं होता है दोस्तों। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूँ, ABB, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं वो साइक्लिकल स्टॉक्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टॉक्स है दोस्तों डिफेंसिव स्टॉक्स। डिफेंसिव स्टॉक्स जो होते हैं वो उनकी जो स्टेबल अर्निंग्स होती है, ओवरऑल स्टॉक मार्केट कैसा भी रहो, ओवरऑल इकोनॉमी कैसी भी रहो, ये वो स्टॉक्स होते हैं जो कि आपको डेली नेसेसिटीज़ की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। इनमें वोलेटिलिटी काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से आपको बुल मार्केट में भी इसके अंदर काफ़ी कम गेंस देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस अप्रिशिएशन। वहीं इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये कंपनीज फेल होंगे, क्योंकि ये नॉर्मली वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी प्रोडक्ट्स की या जिनकी सर्विसेज की ज़रूरत हमेशा हमें रेगुलरली पड़ती रहती है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये लोग बैंकरप्ट हो सकते हैं। वहीं दोस्तों इनको नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनको बिज़नेस साइकिल से कुछ मतलब नहीं है, इनको इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं हमारे स्टॉक मार्केट से, तो इसलिए इनको डिफेंसिव स्टॉक और नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स भी बोला जाता है। इसकी कैटेगरी में दोस्तों जो हेल्थ केयर के स्टॉक्स होते हैं, जो कंज्यूमर स्टेपल्स के स्टॉक्स होते हैं, जो यूटिलिटी पावर जनरेशन के स्टॉक्स होते हैं, रीट्स होती हैं, ये जो स्टॉक्स होते हैं, ये जो सेक्टर होता है, ये इंडस्ट्री होता है, ये डिफेंसिव टाइप ऑफ स्टॉक्स में आता है दोस्तों। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टॉक है दोस्तों ग्रोथ स्टॉक। ये खास करके मेरी फेवरेट कैटेगरी है, बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो में ज़्यादातर ग्रोथ स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और ये जो होता है दोस्तों आउट परफॉर्म करती है मार्केट को मोस्टली, अगर उनका पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। तो ग्रोथ स्टॉक स्मॉल, मीडियम, लार्ज सारे
टाइप की हो सकती है। इनका जो एम्फोसिस होता है वो बेसिकली पोटेंशियल होता है कि ये कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है इन फ्यूचर में। इनका जो मैनेजमेंट होता है या ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा फास्टली अपने सेल्स एंड अर्निंग्स को जो है ग्रो कर पाती हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट। ग्रोथ स्टॉक्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं देखने में, क्योंकि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू में हाई पी रेशियो पे ट्रेड हो रही होती हैं, लेकिन अगर इनके ग्रोथ पोटेंशियल को देखें फ्यूचर के तो ये काफ़ी ज़्यादा चीप नज़र आएगी आपको, काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल रही होगी। वहीं दोस्तों ये जो स्टॉक्स होते हैं ये मतलब एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ही सही होता है, क्योंकि इसमें हाई रिस्क होता है और मतलब इसमें आप अगर इन्वेस्ट करें है ना तो आपको एक तो डिविडेंड ये पे नहीं कर रही, मोस्टली नहीं पे करती हैं, और क्योंकि अगर वो जो एक्सपेक्टेशन है, जो पोटेंशियल हम चाह रहे हैं इन स्टॉक से, अगर वो उस पर खरी नहीं उतर पाती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल या डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है इसके अंदर, इसीलिए ये पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वहीं मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि दोस्तों बजाज फिनसर्व है, बजाज ऑटो है, देन HCL है, पॉलीकैब इंडिया है, ये जो है ये ग्रोथ स्टॉक की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टॉक है दोस्तों जवान दिलों की धड़कन और नए रिटेल इन्वेस्टर की शान और जान, पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक जो होता है दोस्तों वो लगभग अंडर 20 ट्रेड कर रहा होता है। अब पेनी स्टॉक में भी मेरे हिसाब से 2 कैटेगरीज होती हैं दोस्तों। पहला तो वो स्टॉक जो कि स्मॉल इन साइज़ है, जिसके पास लिमिटेड कैश है, रिसोर्सेज है, लेकिन ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है, वो हो गया पेनी स्टॉक। मैं उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। सेकंड टाइप वो स्टॉक होता है दोस्तों जो कि पहले बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा था, लेकिन अब वो उस पेनी स्टॉक कैटेगरी में आ चुका है, गिर के उसकी प्राइस गिर करके पेनी स्टॉक कैटेगरी में आ गई है। उसके रीज़न्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें से 3 रीज़न मुझे ज़्यादा समझ में आते हैं। पहला तो ये कि उनके मैनेजमेंट ने कोई धोखाधड़ी की है, कुछ फ्रॉड किया है, स्कैम किया है, जिसकी वजह से मार्केट का भरोसा उठ गया उनके ऊपर से। सेकेंड वो जिनकी सेल्स और परफॉर्मेंस जो है कंसिस्टेंटली डाउन हो रही है पिछले 5 ईयर्स में, जिसकी वजह से मार्केट अब उन्हें वैल्यू नहीं दे रहा उतना। थर्ड वो है दोस्तों जिनकी टेक्नोलॉजी या जिनका इंडस्ट्री जो है वो अब आउटडेटेड हो गया है और उनके मैनेजमेंट ने ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया है कि वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को हटा करके नई टेक्नोलॉजी पे काम कर सकें, जिसकी वजह से मार्केट उन्हें भाव नहीं दे रहा। तो इस वजह से वो स्टॉक पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ गया है। तो दोस्तों पहले वाले टाइप में आप ज़्यादा फोकस करें। अब यहाँ पर जो है ना दोस्तों पेनी स्टॉक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें लो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होती हैं। तो इसकी वजह से आपको जो है अगर आपका रिस्क कैपिटल हाई है तो ही आप इन्वेस्ट करें। इसमें पॉसिबल है कि आप अपना जो है पूरा इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं, वाइप आउट कर सकते हैं, मतलब खो सकते हैं पूरा इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो है इसमें दोस्तों हाई रिस्क होता है, जिसकी वजह से हाई पोटेंशियल ऑफ फॉर रिवॉर्ड भी होता है विथ हाई वोलेटिलिटी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड जो इसमें दोस्तों ये है कि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है पेनी स्टॉक के प्रॉब्लम है, क्योंकि अब उन्हें कोई एनालिस्ट कवर कर नहीं रहा होता है, कोई ध्यान नहीं दे रहा होता उनके ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है रिटेल इन्वेस्टर को। तो इसलिए ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ही पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड भी होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखें। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो कि ऐसे अफवाह फैला करके और मतलब काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को झूठ बोल करके इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं और बाद में पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी करके सारे इन्वेस्टर्स के पैसों को बर्बाद कर देते हैं। तो ये चीज़ का भी पॉसिबिलिटी रहता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है दोस्तों। तो अगर आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं पेनी स्टॉक में दोस्तों 2 चीज़ों को ध्यान में रखें। पहला, आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले करके उसमें इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा ट्रैक करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, हर्ड मेंटालिटी को फॉलो ना करें। सेकंड, आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना 10% ऑफ द कैपिटल ही इन्वेस्ट करें। मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है कि मैं 10% ऑफ द कैपिटल ही पेनी स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। इसी वजह से मेरा जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, आज तक कोई भी पेनी स्टॉक में मैंने लॉस नहीं खाया, जिसमें भी मुझे मिला कम से कम बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। अभी मैंने एक पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया जिसका नाम है सिनकॉम फॉर्मुलेशन, जिसकी वीडियो एनालिसिस मैंने करी है, वहाँ पर आप जा करके चेक कर सकते हैं। आई बटन में उसकी लिंक दे दूँगा मैं, आप चेक करिए। मैंने उसमें 1.5 to 1.7 के रेंज में मैंने बाय करने के लिए कहा है और अब वो 3.5 चल रहा है। तो दोस्तों लगभग 100% का रिटर्न मुझे यहीं मिल चुका है। तो वैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में, डेफिनेटली आपका पेनी स्टॉक भी परफॉर्म। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कैसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो सबसे पहले आपको 4 क्वेश्चंस का अपने आप को आंसर देना पड़ेगा। पहला, तो आपके पास कितना सरप्लस पैसा है। दूसरा, क्या आपके पास कंटीजेंसी फंड है या नहीं। तीसरा, आप कितना मार्केट से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। ओके, और फोर्थ, आप इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस में। तो ये 4 क्वेश्चन आपको पहले खुद से पूछने होंगे, उसके बाद ही आप जो है इसमें पोर्टफोलियो बनाने की सोच सकते हैं। तो आज जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो बेसिकली उस मिडिल क्लास रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से बता रहा हूँ जो कि डेली 9 to 5 जॉब करता है और डे टू डे बिजनेस संभालता है। उसके लिए मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने पोर्टफोलियो में 2 डिविडेंड पेइंग स्टॉक या फिर ब्लू चिप कंपनी
रखिए। एक साइक्लिकल स्टॉक्स जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं, दूसरा 2 ग्रोथ स्टॉक्स जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है और काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है और आने वाले 5 सालों में मल्टीबैगर बन सकता है, और 2 डिफेंसिव स्टॉक रखिए ताकि आपको कंसिस्टेंट अर्निंग मिलती रहे इन केस ऑफ पैंडेमिक और इन केस ऑफ एनी अदर एक्सट्रीम सिचुएशंस। अब उसके बाद भी अगर आपके पास पैसा बच जाता है दोस्तों, तो फिर आप 10% ऑफ द कैपिटल, जो भी कैपिटल आपने इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है उसका 10% ओनली आप इन्वेस्ट करेंगे पेनी स्टॉक में। वो भी पेनी स्टॉक आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करके करेंगे और अच्छे वाले पेनी स्टॉक में जिसमें कि ग्रोथ पोटेंशियल है, जो छोटी कंपनी है लेकिन आगे चल के बड़ी कंपनी बन सकती है, तो आप उसी में 10% ऑफ द कैपिटल यूज़ करेंगे। अब इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए दोस्तों तो आप मुझे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको मेरी तरफ से आपको फुल सपोर्ट रहेगा। कोई भी डाउट रहा मुझसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करिए। मैं आपको अगर पोर्टफोलियो बनाना है उसमें भी मैं आपकी हेल्प करूँगा। साथ ही आप मेरे जो वीडियो रिकमेंडेशंस आते हैं जिसमें मैं खुद किस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मैं बताता हूँ, और उनकी एनालिसिस के साथ आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं और उन्हें भी आप देख करके उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।